Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express from today's newspaper. So let's look at the news for today. So if you would look at both the Indian Express and the Hindu, you would see that most of the articles or the most major of the articles are dedicated to air pollution in Delhi and the nearby regions. As you can see the news headlines, breathing now is injurious to health. So it's a very big statement being made in the Indian Express that सांस लेना भी अब हेल्थ के लिए हानिकारक है जो दिल्ली में बिकॉज आपका जो AQI इंडेक्स है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 494 पहुंच चुका है जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होता है. फॉर योर कंटेक्स्ट यू शुड नो कि आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कि जो PM 2.5 है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है उसकी क्वांटिटी या उसका वॉल्यूम एटमॉस्फेयर के अंदर में 5 होना चाहिए और यहाँ पे वो 500,000 10,000 कहां पे लेवल पे पहुंचता जा रहा है. सो इट्स अ बिग इशू. इसके अलावा यू कैन सी दिल्ली ब्रीथ पॉइजन ग्रैब 4 एक्सेट्रा इस टाइप की इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स हैं. एट द सेम टाइम द सेम न्यूज इज देयर इन द हिंदू न्यूज़पेपर आल्सो वेयर as Delhi chokes, Supreme Court orders all cups to stay till it lifts them, takes CAQM to task for delayed action. तो यहाँ पे द कंटेक्स्ट अगेन इसकी आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो अगेन आई हैव chosen those topic for today's news analysis which can come in this year exams also because all of this has been in the news for the last so many years. तो ऐसा नहीं है कि ये because आज न्यूज में आ रहा है तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता. So you should know all of these facts and you must know अगर आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो you must have known all of these facts also which you are going to discuss. So first thing you should know is कि इंडिया के अंदर में जो आपकी एक बॉडी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, we have discussed this many a times. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर में ये आती है और ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स को लेकर आती है. इंडेक्स का नेम है पब्लिश करती है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अगेन आपका एयर पॉल्यूशन एक्ट के अंदर में आपने बनाया हुआ है AQI इंडेक्स. और उस AQI इंडेक्स के अंदर में हम डिफरेंट वैल्यूज देते हैं. फॉर एग्जांपल जो अभी आप 494 वैल्यू पढ़ रहे हैं हर जगह पे 494 वैल्यू पढ़ रही है वो AQI इंडेक्स का मेजरमेंट है. करंटली AQI इंडेक्स पे 494 वैल्यू दिखा रहा है जो आपके डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर में डिवाइडेड है और ये सीवियर कैटेगरी के अंदर में आता है. सो AQI इंडेक्स जो आपका CPC पब्लिश करता है उसके अंदर में 6 लेवल ऑफ पॉल्यूशन होता है स्टार्टिंग फ्रॉम गुड इज बेसिकली 0 to 50. गुड इज 0 to 50. उसके बाद होता है मॉडरेट इज बेसिकली 50 to 100. फिर उसके बाद पुअर, फिर वेरी पुअर एंड देन सीवियर. तो इस तरीके से आपके डिफरेंट इसके अंदर में लेवल प्रोवाइडेड है जिसके बेसिस पे आपके एयर पॉल्यूशन को बीच में एक एवरेज और आ जाएगा जिसके बेसिस पे आपके डिफरेंट रिकमेंडेशन प्रोवाइडेड होते हैं कि अगर एयर पॉल्यूशन का लेवल ये हो चुका है तो अब आपको या गवर्नमेंट को किस टाइप के एक्शंस लेने हैं. और वो जो एक्शंस है जो उनको लेने होते हैं ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर एक्शन प्लान पे जिसको हम बोलते हैं ग्रैप स्टैंड्स फॉर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स हैं डिजाइन टू टैकल पॉल्यूशन इन द NCR रीजन. रिमेंबर जो आपको ग्रैप प्रोवाइडेड है वो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है वो पूरे के पूरे NCR रीजन के नेशनल कैपिटल रीजन के लिए होता है बेस्ड ऑन AQI लेवल्स. सो डिपेंडिंग ऑन कि आपके कौन कौन से लेवल हैं. ठीक है, जैसे गुड है, मॉडरेट है, सेटिस्फैक्टरी है, पुअर है, वेरी पुअर है और सीवियर है. डिपेंडिंग ग्रैप का लेवल क्या है उसके हिसाब से आपका फर्स्ट ग्रैप, सेकंड ग्रैप, 3 एंड ग्रैप 4 आपका लगाया जा सकता है. एंड ऑब्वियसली ग्रैप 1 सबसे इनिशियल स्टेज पे यानी मॉडरेट टू पुअर स्टेज के अंदर में आपका ग्रैप 1 लगाया जाता है. वेरी पुअर की स्टेज में आपका ग्रैप 2, सीवियर स्टेज में ग्रैप 3 और सीवियर प्लस और सीवियर के अंदर में ग्रैप 4 भी लगाया जाता है. फॉर एग्जांपल कि अभी 494 है आपका जो सीवियर कैटेगरी में आता है और यहाँ पे आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑल्दो 500 का लेवल क्रॉस नहीं हुआ है बट ग्रैप 4 को अभी से इंप्लीमेंट कर दो. तो यही न्यूज आपकी आई है. तो 4 तरह की ग्रैप्स होते हैं जो पब्लिश तो आपके बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है बट दीज वर डन बिकॉज 2017 से जस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस टाइप का कोई एक्शन प्लान होना चाहिए एंड वो एक्शन प्लान हमें प्रेजेंट किया जाए. तो ये पर्टिकुलर प्लान पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किया गया और उसके बाद अब इसी को ही इंप्लीमेंट किया जाता है. इसके अंदर में की फीचर्स क्या है? It is divided into 4 stages: moderate to poor, very poor, severe and severe plus. Moderate to poor में ग्रैप 1 लगता है, very poor में ग्रैप 2 लगता है, severe में ग्रैप 3 लगता है, and severe plus में
ग्रैप 4 लगता है। And usually what are the actions? So depending on the level of grab action plan which is being implemented, grab 1 होगा तो उसमें कम सीवियर होंगे और grab पर में सबसे सीवियर होंगे। फॉर एग्जांपल you must have heard of कि आपकी ऑड इवन स्कीम है वो सब grab 4 में होती है। जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है सारी की सारी हॉल्ट हो जाती हैं आपके दिल्ली इंक्लूडिंग एनसीआर रीजन में। तो उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती है। मोरओवर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ रोड्स होता है वो स्टार्ट हो जाता है, रेदर देन कि आप स्वीपिंग कर रहे हो एक्सेट्रा कर रहे हो वो सब आपका हो जाता है। मोरओवर नॉन इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर में आपके जो जनरेटर होते हैं, लेट से अगर लाइट चली गई है तो आप जनरेटर यूज करेंगे, वहां पे आप डीजल जनरेटर्स को यूज नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर वहां पे बहुत ज्यादा आपकी लाइट भी नहीं आ रही है, एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। यू कैन सी रिस्ट्रिक्शन ऑन vehicular traffic, halting construction and closing industries. Even industries are closed in the Delhi NCR region because they are believed to be the immediate cause of this particular pollution being happening in Delhi. इसके अलावा देयर इज अ पर्टिकुलर अथॉरिटी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब भी एयर पोल्यूशन की हेयरिंग होती है यू वुड हियर कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसी इंस्टीट्यूशन को या इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फटकार लगा रहा है या इसी को ही कुछ ऑर्डर्स पास कर रहा है। व्हाई? बिकॉज इट इज द मेन एजेंसी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एयर क्वालिटी इन दिस दिल्ली एनसीआर रीजन। एज यू कैन सी established in 2021, so you should know the year also. The CAQM is responsible for managing and improving air quality in the NCR and adjoining areas. तो आपके दिल्ली NCR region के अंदर में it is the CAQM which is responsible for managing and improving air quality. What is the jurisdiction? Remember, इसका jurisdiction is very strong. इसके पास बहुत high jurisdiction है, which is basically it can issue binding direction to state. तो CAQM जो एक सेंट्रल बॉडी है ये स्टेट के अंदर में भी बाइंडिंग ऑर्डर्स इशू कर सकता है, व्हिच मींस कि अगर CAQM ऑर्डर करता है कि जो एनसीआर का रीजन दिल्ली में, हरियाणा में एक्सेट्रा आसपास की स्टेट्स में पड़ता है उन सारी इंडस्ट्री को क्लोजर करना है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी बिकॉज उसको भी ये डायरेक्शंस को मानना पड़ेगा। बिकॉज CAQM जो है ये बनाई गई थी, ये अथॉरिटी भी बनाई गई थी आफ्टर अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो इनडायरेक्टली अगर कोई स्टेट इसको नहीं मानता है तो सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू इशू एन ऑर्डर अगेंस्ट इट। आई एम नॉट सेइंग कि CAQM के लिए सुप्रीम कोर्ट रिस्पांसिबल है, बट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के बाद ऐसी इंस्टीट्यूशन क्रिएट करी है और अगर वो कोई डायरेक्शन इशू करता है व्हिच मींस सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। तो कोई भी स्टेट इस टाइप से सुप्रीम कोर्ट को काउंटर नहीं करना चाहता है। इस वजह से आपके CAQM के ऑर्डर जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं और वो प्रॉपर्ली फॉलो भी होते हैं और यहाँ पे ये एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर अभी स्टबल बर्निंग आपके पंजाब हरियाणा के अंदर में क्योंकि नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होता है और उससे पहले आपके फार्म्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए अगर स्टबल बर्निंग करता है कोई तो उसको ये टोटली प्रोहिबिट कर सकता है और उस ऑर्डर्स को कंप्लाई करना पड़ेगा स्टेट्स को। तो यहाँ पे आपकी CAQM बॉडी आ गई। तो हमने यहाँ पे 2-3 चीजों को ढंग से कवर करा है। सो स्टार्टिंग विद आपका एयर पॉल्यूशन AQI होता है, गुड है, फिर मॉडरेट है, फिर आपका गुड, फिर मॉडरेट, फिर सेटिस्फैक्टरी, उसके बाद पुअर, वेरी पुअर एंड उसके बाद में सीवियर कैटेगरी होते हैं। 6 कैटेगरीज हैं, 0 से लेके 500, 0 से 50, 50 से 100, फिर 100 से 200, 300 से 400, 400 से 500। तो आपके AQI में तो 6 ही कैटेगरी हैं। एंड थिंक ऑफ दिस इन दिस वे कि कितनी ज्यादा एयर पॉल्यूशन खराब है आपकी, कि आपने जो AQI इंडेक्स ड्राफ्ट किया है उसके अंदर में आपने 6 कैटेगरीज दी हैं और आप उस 6 कैटेगरी के ऊपर भी मतलब जो आपने मेजरमेंट सोचा नहीं था उसको भी आप क्रॉस कर रहे हो दिल्ली के अंदर में, आसपास के रीजन में। सो दैट्स हाउ टेरिबल द सिचुएशन इज राइट नाउ फॉर दिल्ली फॉर एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। इसके अलावा यू शुड नो द की पॉल्यूटेंट्स मॉनिटर्ड। सो 8 पॉल्यूटेंट्स है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जिसको हम माइक्रोमीटर्स में मेजर करते हैं, PM 2.5, PM 10, उसके बाद SO2, NO2, CO, NH3 एंड योर PV। तो ये 8 आपके इसके अंदर में पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनको आप मेजर करते हो। तो ये 8 के 8 आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा हमने CPCB के बारे में पढ़ा एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि AQI इंडेक्स है वो CPCB ही पब्लिश करता है आपका और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर में ये बॉडी है। इसके बाद वी डिस्कस CAQM जो 2021 में एक पब्लिश्ड आपकी एस्टैब्लिश्ड आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है व्हिच इज द मेन बॉडी जो बेसिकली आपका जो ग्राफ होता है या AQI होता है जिसके बेस पे ग्राफ लगाना होता है वो बेसिकली CAQM ही कोऑर्डिनेट करता है। इट इज द अथॉरिटी जो इस टाइप के कि आपको ग्राफ 1 लगाना है, ग्राफ 2 लगाना है, इस टाइप के ऑर्डर्स पास करता है। रिमेंबर ये जो ऑर्डर्स होते हैं बाइंडिंग्स होते हैं एंड नॉट जस्ट ऑन द दिल्ली गवर्नमेंट बट ऑन द एडजॉइनिंग स्टेट्स आल्सो, यानी CAQM की जो जुरिडिक्शन है या अथॉरिटी है वो सिर्फ दिल्ली प्लस NCR रीजन पे आपकी इंप्लीमेंट होती है। नेक्स्ट फाइनली ग्राफ होता है। ग्राफ 4 स्टेजेस में होता है, 4 स्टेजेस, मॉडरेट टू पुअर में ग्राफ 1, वेरी पुअर के अंदर में ग्राफ 2, सीवियर के अंदर में ग्राफ 3 और अगर इन के सीवियर प्लस भी स्टेज लाइफ 500 प्लस क्रॉस होता है तो सिचुएशन में ग्राफ 4 आपका अप्लाई होता है।
इसके अलावा 27 से हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं एंड इसके अंदर में डिपेंडिंग की कितना सिवियर सिचुएशन है आपके एयर पॉल्यूशन का, डिपेंडिंग ऑन दैट आपके उतने ही सिवियर इसके अंदर में आपके actions लिए जा सकते हैं. For example, if you will look at this particular news headlines, you would see as Delhi chokes Supreme Court orders all cups to stay till it lifts them, takes CAQM to task for delayed action. So you can see कि यहीं पे Supreme Court for grab 40 cups even if AQI below 450 flags delay in action. तो यहाँ पे ये बोला कि अगर आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 से नीचे भी चला जाएगा तो भी ग्राफ 4 को इंप्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू डू सो. इसके अलावा ग्राफ 4 स्ट्रिक्टेस्ट स्टेट ऑफ इमरजेंसी मेजर टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन इन द एनसीआर. तो इसमें जो सबसे स्ट्रिक्ट मेजर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली आपके यहाँ पे यूज करे जाते हैं. और यहाँ पे जो पर्टिकुलर न्यूज है उसके अंदर में डिफरेंट जो आपके जहाँ पे मेजरमेंट आपके स्टेशंस हैं, जो स्टेशंस है उनकी वैल्यूज भी दी हुई है. दीज आर वेरी हाई वैल्यूज. फॉर एग्जांपल आरके पुरम के अंदर में PM 2.5 जो मैंने आपको बताया था WHO के हिसाब से 5 होना चाहिए, वहां पे द वैल्यू इज 1050 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. इस तरीके से इसका मेजरमेंट होता है एट 1 PM. तो आप देख सकते हो कितना हाई लेवल है. 5 का 1000 टाइम्स हो गया करीब करीब आपका. यू कैन सी कि कितना ज्यादा हाई इसके अंदर में आपका पॉल्यूशन हो रहा है. एंड नॉट जस्ट ओनली इन दिल्ली बट ये जो पर्टिकुलर पॉल्यूशन है ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर की प्रॉब्लम है. एंड द मेन रीजन इज कि जो विंटर वंस जब सेट इन होते हैं तब यहाँ पे जो आपकी ब्रीज होती है, जो आपकी हवा होती है वो बिल्कुल बहुत उसकी स्पीड स्लो हो जाती है. तो जिस वजह से जो पॉल्यूशन पूरा दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में इकट्ठा होता है वो यहीं का यहीं पे ही रह जाता है और वो फ्लो आउट होके विंड के साथ फ्लो होके डिफरेंट रीजन में स्प्रेड नहीं होता है. दैट इज द रीजन कि आपके इससे पहले जस्ट पहले आपके अभी लाहौर के अंदर में रिपोर्ट आया था कि जो AQI इंडेक्स वहां पे करोगे वो 1900 हो चुका था. यहां हम 494 की बात करें, वहां 1900 हो चुका था AQI. एंड द मेन रीजन फॉर एवरीवेयर, मेन रीजन फॉर नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग योर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये पर्टिकुलर बेल्ट है बिकॉज यहाँ पे आपकी विंड्स आपकी बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल उनमें कोई स्पीड नहीं रहती. इस वजह से पॉल्यूशन जो है वहां स्टक हो जाता है. ओके, तो ये पहली न्यूज हो गई आपकी. इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज पे फोकस करते हैं, विच इज 5000 ट्रूप्स फॉर मणिपुर टू क्वेल वायलेंस. तो जिरीबाम करके एक जगह है जहां पे वापस से प्रोटेस्ट, वहां पे एक एक्चुअल में 2-3 किलिंग्स हो गई हैं. मे बी इट इज एलिजेड दैट दे हैव बीन डन बाय द कुकी मिलिटेंट्स ओनली, और मीतीस की किलिंग हुई है. एंड इस वजह से वहां पे वापस से वायलेंस स्टार्ट हो गया. तो अब आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने 5000 ट्रूप्स को वहां पे भेजा है. सो अगेन आई टोल्ड यू कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग विच इज very less where there is very less probability of coming exam. तो मणिपुर में अगेन जस्ट रिमेंबर कि कुकीज करके आपके वहां पे मिलिटेंट्स भी आपकी ट्राइबल ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है आपका मेथीज हैं जो आपके मेजरली हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, हिंदू में हैं. और ये कुकीज जो हैं ये ट्राइबल्स हैं. कुकीज हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस प्रोवाइडेड है. ये आपके जनरल कैटेगरी में आते हैं, which means they do not have any kind of reservation and they were demanding reservation. तो इस वजह से कुकीज के जो स्टूडेंट ग्रुप्स उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ. एंड इट इज नॉट नोन एग्जैक्टली कब ये जो पर्टिकुलर आपके इस टाइप की रैलीज थे वो प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट से फिर आपके वायलेंट स्ट्रगल में स्टार्ट हो गया. बट दैट्स हाउ द स्टोरी बिगेन इन मणिपुर. और उसके बाद से अभी तक ये प्रॉब्लम कंट्रोल में नहीं आई है. अभी तक इसमें 2 ही कम्युनिटीज इन्वॉल्व थी. बट अब समवॉट आपकी नागा कम्युनिटी विच इज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट कम्युनिटी इन मणिपुर, मेजरली नागालैंड में है, बट नागालैंड से जो एडजॉइनिंग रीजन है वहां पे नागा पॉपुलेशन है. सो अपार्ट फ्रॉम कुकीज और मेथीज यहाँ पे नागास जो आपकी ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो भी इस पर्टिकुलर अटैक के अंदर, या इस पर्टिकुलर नॉट इन दिस अटैक बट मणिपुर के इश्यू के अंदर में नागा जो ट्राइब्स है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुकी है. सो ये स्टोरी है मेनली इसकी कुकी मेथीज की. ओके, सो रिमेंबर यहाँ पे 5000 ट्रूप्स और MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वहां पे सेंड करे. नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं. हसीना inciting her loyalists will seek extradition. यूनुस, तो मोहम्मद यूनुस जो वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट को वहां पे हेड कर रहे हैं, एग्जैक्टली हेड तो नहीं कर रहे, इनको एडवाइजर बोला गया. तो प्रॉपर पोजीशन जो है इनकी, इट इज जस्ट द चीफ एडवाइजर टू द बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, नॉट द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट. तो मोहम्मद यूनुस ने यहाँ पे बोला है कि जो आपकी जो शेख हसीना है जो वहां से रन अवे करके इंडिया में आ गई थी, वो वहां से भी अपना पॉलिटिकल प्रोसेस को कंटिन्यू कर रही है. एंड वी वांट कि यहाँ पर उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए. So you should understand the basics of extradition. लीगल रीजनिंग के लिए भी और इंग्लिश और आपके जीके के लिए भी इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज एक्स्ट्राडिशन, और क्या यहाँ पे इंडिया बाउंड हो सकता है उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए. तो ये सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Okay, so extradition is what? Extradition is the process by which one state, upon the request of another, effects the return of a person for trial for a crime
punishable by the laws of the requesting state and committed outside the state of refuge, which is basically कि let's say शेख हसीना ने अगर कोई क्राइम कमिट करा है और अगर दोनों स्टेट के बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, इन दैट पर्टिकुलर केस इंडिया इज बाउंड टू सेंड बैक शेख हसीना टू बांग्लादेश टू रिसीव जस्टिस फ्रॉम द स्टेट ऑफ बांग्लादेश। तो यहाँ पे अगर शेख हसीना ने कोई क्राइम करा है और दोनों के स्टेट्स के बीच में कोई ट्रीटी है इस टाइप की, तो उस पर्सन के ट्रायल के लिए जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है उसमें उस रेफ्यूज स्टेट को, मतलब इंडिया को उस रिक्वेस्टिंग स्टेट को भेजना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपकी कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है? सो आंसर इज यस, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। जो ओरिजिनल ट्रीटी थी वो आपकी 2013 में साइन हुई थी एंड उसको 2016 में हमने बहुत हॉलिस्टिकली अमेंड करके यहाँ पे उसमें थोड़े चेंजेस करे थे। तो रिमेंबर, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन कब साइन हुई थी, और दोनों ऑप्शन आपके पास देंगे 2013 और 16, 2013 वुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज आपकी ओरिजिनल ट्रीटी 2013 में साइन हुई थी, उसमें अमेंडमेंट्स करके 2016 में हमने उसको और ज्यादा चेंजेस करे थे उसके अंदर में, बट ओरिजिनल ट्रीटी 2013 में और 2016 में अमेंडमेंट करके हुआ था, विच मीन्स कि बाय लॉ तो हम बाउंड हैं अगर शेख हसीना का केस उन पर्टिकुलर कंडीशन में फॉल होता है जहां पे आप किसी पर्सन को एक्स्ट्राडाइट कर सकते हो। तो यस, इंडिया बांग्लादेश के बीच में ट्रीटी है और इंडिया हैज बीन ऑन द रिसीविंग एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ गेटिंग जो भी आपके क्रिमिनल्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उनको बांग्लादेश ने इंडिया को सेंड करा है टू गेट जस्टिस इन इंडिया फॉर देयर क्राइम्स डन इन द इंडियन टेरिटरी। तो अगेन यहाँ पे लेट्स सी कि किस टाइप से इंडिया करता है, बट लेट्स अंडरस्टैंड एक्स्ट्राडिशन लॉ इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर में जो मेन लॉ है एक्स्ट्राडिशन के लिए, दैट इज द एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962। 1962 में आप एक्स्ट्राडिशन एक्ट जो आपने क्रिएट किया था, आज भी एक्स्ट्राडिशन जो इंडिया के अंदर में होता है, इट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रीटी ओनली, दिस पर्टिकुलर एक्ट ओनली। So what does it says? It applies to extradition request from treaty and non-treaty country. So again, try to understand. Usually treaty required होती है, but treaty के अलावा कोई और arrangement भी हो सकता है, arrangement या agreement भी हो सकता है। It's not necessary कि कोई binding treaty, कोई international treaty हो। दो countries कुछ arrangements भी कर सकते हैं जिस basis पे आप एक दूसरे को कर सकते हैं। But सबसे important point इसका second point है, allows for extradition based on reciprocity, which is also known in legal term as mutual legal obligation. Which means एक्स्ट्राडिशन एक्ट या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी आप पे तभी इंप्लीमेंटेबल या आपके ऊपर तभी बाइंडिंग होती है जब दोनों के बीच में रेसिप्रोसिटी हो। विच मीन्स इंडिया बांग्लादेश की ट्रीटी के अंदर में दोनों के पास में पावर होनी चाहिए एक दूसरे से एक्स्ट्राडिट करने की। इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर किसी कंट्री के साथ हमारा ट्रीटी या एग्रीमेंट नहीं है और दैट कंट्री अपार्ट फ्रॉम ट्रीटी और एग्रीमेंट कभी भी एक्स्ट्राडिट करने के लिए एग्री नहीं करेगी, उस सिचुएशन में इंडिया इज ऑल्सो नॉट बाउंड टू प्रोवाइड फॉर एक्स्ट्राडिशन। ठीक है। ऑल्सो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज नॉट मेंशन हियर कि यहां पे जो प्रोसेस होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनिशिएट करती है। रिमेंबर, एक्स्ट्राडिशन एक्ट ये नहीं कहता है कि अगर यहाँ पे सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो यहाँ पे एक्स्ट्राडिट करना गवर्नमेंट को कंपलसरी होगा। यहाँ पे रिमेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पूरा डिस्क्रिशन है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू डू इट। फाइनल डिसीजन जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। तो हो सकता है कि सारी सिचुएशन शेख हसीना केस में सारे कंडीशन जो होती हैं आपके एक्स्ट्राडिशन एक्ट की वो फुलफिल हो रही हो एंड लेट्स से कि एथिकली इंडिया इज बाउंड टू डू सो, बट स्टिल अगर गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हमें एक्स्ट्राडिट नहीं करना चाहिए फॉर सम रीजन, डिप्लोमेटिक रीजंस या आपके इंडिया बांग्लादेश के फ्यूचर के रीजंस की वजह से या हमारे पास्ट रीजन की वजह से, तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा डिस्क्रिशन होता है टू डिनाई द एक्स्ट्राडिशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एंड द सेम इज द केस विद अदर्स आल्सो। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा डिस्क्रिशन होता है, प्रोसेस भी उन्हीं से ओरिजिनेट होता है और अगर एंड भी करना होता है तो वो ही करते हैं। तो इट अप्लाइज टू एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी फ्रॉम ट्रीटी एंड नॉन ट्रीटी कंट्रीज। रिमेंबर, रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है, which means both the countries should be bound to extradite one another's person in case of breach of law. अब यहाँ पे what are the key principle of extradition? की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डुअल क्रिमिनलिटी। व्हाट इज डुअल क्रिमिनलिटी? मतलब जिस पर्टिकुलर क्राइम के लिए आप वो पर्टिकुलर जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है उसको कॉल कर रही है, दैट शुड बी अ क्राइम इन इंडिया आल्सो। यानी कि लेट्स से कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है और अगर ट्रीटी होती है और अफगानिस्तान के अंदर में एडल्ट्री इज अ क्राइम बट इन इंडिया इट इज नॉट अ क्राइम एनीमोर। तो अगर वहां पे किसी पर्सन को एडल्ट्री के लिए, किसी विमेन या मैन को एडल्ट्री के लिए पनिश किया जाता और इंडिया में वो पर्सन यहां आके रेफ्यूज मांग लेता, तो इंडिया अफगानिस्तान के बीच की ट्रीटी होती, इंडिया इज नॉट बाउंड टू सेंड दैट पर्सन टू अफगानिस्तान बिकॉज इंडिया और अफगानिस्तान, इंडिया में एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम बट अफगानिस्तान में इट इज अ क्राइम। तो रिमेंबर, डुअल क्रिमिनलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है? द प्रिंसिपल इज बेसिकली द एक्ट मस्ट बी अ क्राइम इन बोथ इंडिया एंड द रिक्वेस्टिंग कंट्री। दोनों कंट्रीज में इट शुड बी अ क्राइम।
सेकेंड इज स्पेशलिटी रूल। अगेन स्पेशलिटी रूल इज ओनली व्हेन जब विच मीन्स कि जिस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए आप एक्स्ट्राडाइट करा रहे हो उस पर्टिकुलर पर्सन को आप उसी ऑफेंस के लिए ही ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बहुत हाइपोथेटिकल केस है, बट लेट्स से इंडिया म्यांमार की एक्स्ट्राडिशन, इंडिया और बांग्लादेश की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, शेख हसीना को यहां पे एक्स्ट्राडिट किया जाता है और बांग्लादेश क्लेम करता है कि उन्होंने कोई थेफ्ट किया था, चोरी करी थी उन्होंने। अब ऑब्वियसली चोरी करी थी, डुअल क्रिमिनलिटी, इंडिया में भी थेफ्ट आपका पनिशेबल है और वहां पर भी पनिशेबल है। तो यहाँ पे स्पेशलिटी रूल ही कहता है कि जो ऑफेंस, अगर आपने थेफ्ट की बात करी है, अब कल जाके आप वहां पे जाके आप ये नहीं कह सकते कि हमें नए एविडेंस मिले हैं और अब हम इनके अगेंस्ट में मर्डर का केस भी फाइल करेंगे। सो रिमेंबर दिस कि अगर आपने जो ऑफेंस स्पेसिफाइड कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं ऑफेंस के लिए आप ट्राई कर सकते हो, उतनी ही आप पनिशमेंट दे सकते हो जितना आपके लॉ के अंदर में अलाउड है। मोर ओवर देयर इज आल्सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन यूजुअली जब एक्स्ट्राडिशन होता है, लेट्स से इंडिया में थेफ्ट की पनिशमेंट 7 इयर्स है और बांग्लादेश में 10 इयर्स है, तो अगर उनको पनिश भी किया जा सकता है तो उनको 7 इयर्स से ऊपर की पनिशमेंट नहीं दिया जाती। अगेन डुअल क्रिमिनलिटी के प्रिंसिपल में ये प्रिंसिपल भी यूजुअली फॉलो किया जाता है। इसके अलावा स्पेशलिटी रूल इज बेसिकली कि सिर्फ उन्हीं ऑफेंस के लिए जो स्पेसिफाइड है उन्हीं के लिए आप ट्राई कर सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिस बेसिस पे आपके शायद शेख हसीना को यहां पे एक्स्ट्राडिट नहीं किया जाए, नॉन एक्स्ट्राडिशन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस। तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो पॉलिटिकल इन नेचर है, फॉर एग्जाम्पल कि बांग्लादेश यहां पे एक्स्ट्राडिट इसलिए कराना चाहता है बिकॉज उन्होंने लेट से कोई पॉलिटिकल स्लोगनिंग करी थी जिस वजह से वहां पे कोई वायलेंस हो गया एक्सेट्रा हो गया, बट एक्जैक्टली इट इज अ पॉलिटिकल ऑफेंस, इट वुड नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर क्राइम। तो अगर कोई पॉलिटिकल ऑफेंस है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में एक्स्ट्राडिशन की जो रिक्वेस्ट है उसको डिनाई किया जा सकता है, यानी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर पे आपके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अप्लाई नहीं होती है। एंड फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन रीफाउलमेंट। सो इफ यू रिमेंबर कि ये चीज हमने आपके रेफ्यूजी कन्वेंशन में पढ़ी थी, वहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट होता है। तो अगर किसी भी रेफ्यूज कंट्री को ये लगता है, स्पेशली इंडिया बांग्लादेश केस में, कि यहां पे अगर इस पर्सन को एक्स्ट्राडिट किया गया तो उसके साथ में यहां पे रिस्क ऑफ टॉर्चर या अनफेयर ट्रीटमेंट का है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी जो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट है उसको डिनाई किया जा सकता है। विच मीन्स कि अगर इंडिया बांग्लादेश के केस में इंडिया क्लेम्स कि यहां पे शेख हसीना को फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा या उनको रिस्क ऑफ टॉर्चर है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी इंडिया एक्स्ट्राडिशन की जो रिक्वेस्ट है उसको यहां पे रिजेक्ट कर सकता है। तो यहां पे ये की प्रिंसिपल्स होते हैं आपके एक्स्ट्राडिशन के। और भी कई प्रिंसिपल हो सकते हैं, बट दीज आर द मेन 4 प्रिंसिपल, जिसमें ये जो आपके 2 मेन है, डुअल क्रिमिनलिटी और स्पेशलिटी रूल, ये स्पेसिफिकली आपके लीगल एंगल से डील करता है। तो लीगल रीजनिंग के लिए भी इन 2 प्रिंसिपल्स को आपको याद रखना है। Moving on to the next news is Chennai Vladivostok Maritime Corridor is operational. Sonoval. So ये आपका जो पर्टिकुलर कॉरिडोर है ये बहुत साल से, कई साल से न्यूज के अंदर में था और फाइनली यहाँ पे हमने इसको ऑपरेशन कर चुका है। सितंबर के अराउंड भी इस पर्टिकुलर चीज की न्यूज आई थी जब हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक पर्टिकुलर शिप को यहाँ पे सेंड करा था व्लादिवोस्टॉक के लिए। एंड अगेन यहाँ पे अब आपके जो मैरीटाइम मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट आया है कि आपका चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर है वो अब ऑपरेशनल हो, यानी इट इज फुली फंक्शनल। तो व्हाट एग्जैक्टली चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, तो अगर आप मैप पे देखोगे दिस इज योर this is your Russian territory यहाँ पे। एंड यूजली अभी जो हम पर्टिकुलर रूट फॉलो करते हैं, इट इज अ रूट जो आपका सूज कैनाल से होता हुआ फिर यहाँ ग्रीस में या फिर यहीं पर आपका सेंट पीटर्सबर्ग है, वहां जाके आपका ये पर्टिकुलर ट्रेड होता था। बट नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव स्टार्टेड टू हैव एन अल्टरनेटिव रूट जो आपका चेन्नई से स्टार्ट होता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का और आपके कोरियन सी और फिर सी ऑफ चाइना से होते हुए व्लादिवोस्टॉक पे होता है। बट अगेन अगर आपको थोड़ा बहुत रशियन ज्योग्राफी का पता है, मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन लिव्स ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रशियन टेरिटरी, और इसको ये पर्टिकुलरली फार ईस्ट बोलते हैं, विच इज टोटली एम्प्टी, काइंड ऑफ एम्प्टी। रशिया के साइज के हिसाब से एक करीब करीब एम्प्टी सा ही एरिया है आपका व्लादिवोस्टॉक। सो व्हाट इज हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस, बिकॉज यहाँ पे जो व्लादिवोस्टॉक है यहां से आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे रन करता है, पूरे साइबेरिया को क्रॉस करता हुआ रेलवे लाइन है, विच मीन्स कि यहां से आपके गुड्स यहां पे ट्रैवल हो सकते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट अ बैड डील। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर ये वाले रीजन है जहां पे आपकी इतनी कनेक्टिविटी नहीं है, यहां से जो गुड्स जा रहे हैं उनकी कनेक्टिविटी यहां से हो जाएगी।
मोर ओवर जो आपका चेन्नई व्लादिवोस्टॉक रूट है, ये पूरा का पूरा जो ये मार्केट है, ये पूरा थाईलैंड, आपका म्यांमार, आपका यहाँ पे आपका फिलीपींस आ जाएगा, जापान आ जाएगा, कोरिया आ जाएगा। ये पर्टिकुलरली जो आपका रूट है, ट्रेड रूट है, ये इन पर्टिकुलर कंट्रीज को भी यहाँ पे केटर कर सकता है, विच मींस कि ये जो पर्टिकुलर गुड्स वहां तक जाएंगे, इट इज नॉट नेसेसरी सारे गुड्स व्लादिवोस्टॉक के लिए ही आपके शेड्यूल्ड हो, वो बेसिकली इन पर्टिकुलर ट्रांजिट पॉइंट्स में भी गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। मोर ओवर यहां से वो गुड्स को पिकअप करके आगे व्लादिवोस्टॉक को कर सकते हैं। तो जो आगे शिपिंग कंपनीज इस पर्टिकुलर रूट्स पे इन्वॉल्व होंगी, इट वुड बी अ बेनिफिट, इट वुड बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर दोस आल्सो। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर दूसरा रूट है जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, दिस इज योर आईमैक कॉरिडोर, जो भी इंडिया डेवलप करे। इसके अलावा देयर इज अनदर कॉरिडोर INSTC, जो आपका ईरान, इंडिया और रशिया ने 2002 में साइन किया था, जो इसके अलावा भी यहां से भी एक और रूट आपके ईरान होते हुए रशिया में क्रॉस करेगा। ईरान, रशिया, सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पे आपके हमने अभी तक आपका सिर्फ एक रेड सी वाला ही रूट था रशिया को, यहाँ पे रशिया तक आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बट हमने अब आईमैक है जो एक हम प्रमोट कर रहे हैं, एंड प्लस आपका जो ये चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर है, ये भी ऑपरेशन हो चुका है। सो सम डिटेल्स आर मेंशन इन इन दिस पीपीटी आल्सो। तो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर इज गोइंग टू पास थ्रू द सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान इज बेसिकली जो जापान के पास, यहाँ पे जापान है आपका, इसके पास में जो सी है उसको सी ऑफ जापान बोला जाता है। पास द कोरियन पेनिनसुला, उसके बाद आपका कोरिया आ जाएगा, ताइवान होगा, फिलीपींस होगा इन द साउथ चाइना सी। तो यू कैन सी कि ये पर्टिकुलर रूट है जो साउथ चाइना सी से जाएगा, विच मींस कि इंडिया के भी अब डायरेक्ट इंटरेस्ट हो जाएंगे साउथ चाइना सी में, बिकॉज अगर चाइना पूरा साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, विच मींस कि वो चाहे तो इंडियन शिप्स का जो ये रूट है इसको ब्लॉक कर सकता है, विच मींस इंडिया का भी और रशिया का भी यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट हो जाएगा इन द साउथ चाइना सी, कि यहाँ पे आपका फ्री एंड ओपन साउथ चाइना सी भी होना चाहिए। ओके, इसके बाद पास सिंगापुर एंड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का टू इमर्ज इन द बे ऑफ बंगाल एंड देन कट्स अक्रॉस द अंडमान निकोबार आर्किपेलागो टू चेन्नई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट निकोबार के लिए, दैट इज आल्सो गोइंग टू सर्व द नीड्स ऑफ दिस चेन्नई व्लादिवोस्टॉक आपका मैरीटाइम कॉरिडोर। इसके अलावा चेन्नई के बाद जो आपका ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में जितने भी आपके थाईलैंड्स आपका मलेशिया, ब्रूनाई एक्सेट्रा, ये सारे कंट्रीज भी आपके इसी पर्टिकुलर रूट में पड़ेंगे। तो इतने सारे कंट्रीज को आप यहाँ पे केटर कर पाओगे इस पर्टिकुलर रूट्स के अंदर में। इट इज अ शॉर्टर ऑल्टरनेटिव टू द करंट मुंबई सेंट पीटर्सबर्ग सी रूट, रिड्यूसिंग शिपिंग डिस्टेंस टू अबाउट 5400 किलोमीटर एंड ट्रांसपोर्ट टाइम टू अप्रॉक्सिमेटली 24 डेज। तो करीब करीब यहाँ पे 15 से 16 डेज का टाइम सेव हो रहा है, फ्यूल सेव हो रहा है, प्लस आपके किलोमीटर्स भी यहाँ पे सेव हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट रूट फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू रशिया एज वेल एज फ्रॉम रशिया टू इंडिया आल्सो। Okay, apart from it, INSTC के बारे में भी कुछ information I have provided. Again, I've only incorporated those information which can be important for this year's exam also. तो 2002 में हमने INSTC को establish किया था between Iran, India and Russia. 7,200 किलोमीटर्स का ये रूट है। Again, this is very important because multimodal है, which means we are not dependent on only road travel या फिर आपका रेल ट्रैवल या शिप ट्रैवल। जहां पे हमारे लिए जो शॉर्टेस्ट रूट होता है, जो सबसे एफिशिएंट रूट होता है, उसी को हम यूज करते हैं। और इसमें फ्रेट को हम ट्रैवल कर पाएंगे फ्रॉम अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप बिसाइड ईरान, इंडिया। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज INSTC आपका इन कंट्रीज को इंडिया के साथ कनेक्ट करता है, जिसके साथ हमारा ट्रेड इतना, बायलैटरल ट्रेड इतना हाई नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास इंप्रूव करने का बहुत स्कोप है। तो इसलिए INSTC भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अ वन लाइनर। अभी अभी आपके न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट किया गया है। यू शुड नो दिस कि आर्टिकल 148 के अंदर में आपके CAG का ऑफिस है, विच मीन जो CAG होता है वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। और अभी तक आपके जो थे, बहुत सालों से आपके जो CAG थे, द CAG वाज GC मुर्मू, और अब आपके प्रेसिडेंट ने नए CAG को अपॉइंट कर दिया है। न्यू CAG इज गोइंग टू बी योर संजय मूर्ति। संजय मूर्ति, he is a 1989 IAS officer. It's not necessary कि IAS officer CAG बनाए। Many a times it has been usually एक IAS officer जो होता है उसको बनाया जाता है, Indian Accounts and Audit Services, but बहुत बार previous history के अंदर में IRS and many a time IAS has also been made a CAG. Not important, but Sanjay Murthy is the new CAG appointed recently.
ओके, नेक्स्ट इज SpaceX Falcon 9 डिप्लॉयज इंडियन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो इंडिया की एक सैटेलाइट है GSAT-N2 और जिसको हम GSAT-20 भी बोल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो सैटेलाइट है, दिस हैज बीन डिप्लॉयड बाय GSAT-N2, this has been deployed by your SpaceX का Falcon 9 rocket, which is one of the more powerful rocket in the private स्पेस कंपनी SpaceX का जो है Falcon 9। सो ये Falcon 9 आपका बहुत कॉमनली यूज रॉकेट होता जा रहा है, बिकॉज आपके जो Axiom 4 मिशन हुआ था एंड मेनी अदर मिशन, वो सारे के सारे आपके इसी पर्टिकुलर उसमें। तो अगेन आई वुड से इट्स अ वन लाइनर ओनली फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, so students, I am going to end the class now because I want you should focus on your revision, because this is a revision time for students who are going to give your attempt next year. Don't worry, after this particular CLAT exam, we are going to focus बहुत intensively on the news which are important for us, at least which are going to be important for the next year attempt also. Okay, so that's it from my side. Thank you and have a very nice day.